7 साल की उम्र में मैंने अपने हाथों में एक जोड़ी दस्ताने पहन लिए थे। आसपास के लोग मुझे अजीब समझकर हंसते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक खास चीजों को ट्रैक करने की क्षमता है। मैं जिस भी वस्तु को छूता उससे जुड़े हर इंसान का पता लगा सकता था जिसने कभी उसे छुआ हो। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बहुत भारी ऊर्जा खर्च होती थी और साथ में दिल चीर देने वाला दर्द भी सहना पड़ता था। इसीलिए पिछले कई सालों से मैंने कभी अपने दस्ताने नहीं उतारे। मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन पिता मेरे ऊपर भारी कर्ज छोड़कर अचानक गायब हो गए। कर्ज चुकाने और पिता के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने दस्ताने उतार दिए और उसी पल एक ऐसी राह पर चल पड़ा जहां से लौटना नामुमकिन था। उस दिन मेरी नजर एक खोई हुई बिल्ली के पोस्टर पर पड़ी। इनाम पूरे 10,000 युआन था। मेरे जैसी शक्ति वाले इंसान के लिए ये तो मानो मुफ्त का पैसा था। मैं तुरंत पोस्टर लगाने वाले के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या? मरना है क्या? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी नजर उस आदमी और उसकी गाड़ी पर दौड़ाई। एक ही पल में मेरा दिमाग बेहद तेजी से काम करने लगा। आसपास की हर छोटी बड़ी चीज मेरी नजर में साफ होने लगी। इस मेबाच S680 की सी पिलर वाली खिड़की का डिजाइन गलत था। व्हील के स्क्रू बाहर दिख रहे थे। साफ था कि ये असली मेबाच नहीं बल्कि कम कीमत वाली मर्सिडीज S क्लास को मॉडिफाई करके बनाया गया नकली मॉडल था। इसकी असली कीमत असली कार की 10वें हिस्से से भी कम थी। कार ने नियम तोड़कर लेन बदली थी। सामने वाली सीट पर एक जवान लड़की बैठी थी और आदमी का हाथ उसकी जांघ पर रखा हुआ था। मैंने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, ये कोई नया अमीर बना आदमी था जो नकली लग्जरी कार में अपनी प्रेमिका को होटल ले जा रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल निकालकर उसकी तरफ कर दिया। तुमने गैर कानूनी तरीके से गाड़ी मॉडिफाई की है और ट्रैफिक नियम भी तोड़े हैं। सोचो अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बैठी इस खूबसूरत लड़की को देख ले तो क्या होगा? आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया। वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस तेली आदमी से छुटकारा पाने के बाद मैं आखिरकार क्लाइंट के घर पहुंचा। ये लिन्हे शहर का सबसे आलीशान इलाका था। ब्लू मून हुआ फू। मैं दिए गए पते के अनुसार एक आलीशान विला के सामने पहुंचा और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल दबाई। नमस्ते, मैं मिसेस सॉन्ग से मिलने आया हूँ। मुझे आपकी बिल्ली के बारे में कुछ जानकारी मिली है। कुछ ही देर में एक नौकरानी मुझे अंदर ले गई। मैडम अभी आती हैं, तब तक आप बैठिए। मैंने कमरे की सजावट पर नजर डाली और आखिर मेरी नजर एक अकेली तस्वीर पर जाकर टिक गई। तस्वीर में मौजूद लड़की के माथे पर एक छोटा तिल था। उसकी शक्ल बेहद सुंदर और जीवंत थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये वही लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले उस आदमी की कार की आगे वाली सीट पर बैठी थी। लेकिन एक अमीर घर की लड़की उस अधेड़ आदमी के साथ कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत अधेड़ महिला मेरी ओर चली आ रही थी। वो ही थी मिसेस सॉन्ग। तुम्हें हमारी जियाउजी के बारे में कुछ पता चला? मैं खड़ा हो गया। अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। मुझे उसकी सबसे पसंदीदा चीज चाहिए जिसमें उसकी गंध सबसे ज्यादा हो। मिसेस सॉन्ग ने तुरंत नौकरानी को आदेश दिया और कुछ ही देर में वो एक ऊन की गेंद लेकर आई। ये जियाउजी का सबसे पसंदीदा खिलौना है। वो इसे हर रात अपने साथ लेकर सोती थी। बस इनाम तैयार रखिए और घर पर इंतजार कीजिए। फिर मैंने तस्वीर की ओर इशारा किया। वैसे मिसेस सॉन्ग, तस्वीर में आपकी बेटी है ना? बहुत सुंदर है। बेटी का नाम सुनते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, लेकिन अफसोस वो 3 साल पहले ही मर चुकी है। मैं वहीं जड़ होकर रह गया। तो फिर मैंने 10 मिनट पहले जिस लड़की को देखा था वो आखिर कौन थी? क्या सच में कोई भूत? ये पागलपन भरा ख्याल मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन मैंने तुरंत उसे दबा दिया। फिलहाल सबसे जरूरी चीज थी पैसा। मिसेस सॉन्ग, मुझे दुख है। उन्हें सांत्वना देने के बाद मैं ब्लू मून हुआ फू से निकल गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर मैंने दस्ताने उतारे और ऊन की गेंद को कसकर पकड़ लिया। चलो देखते हैं तुम मुझे क्या दिखाती हो। अगले ही पल मेरी पुतलियों में भयंकर दर्द उठा। मेरी नजरों के सामने दर्जनों रंग बिरंगी रोशनियां फैल गईं। वे रात के आसमान में मिलकर एक विशाल जाल जैसी बन गईं। उनमें से एक सबसे मोटी रोशनी शहर के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही थी। वही उस ऊन की गेंद से सबसे गहराई से जुड़ा जीव था, यानी बिल्ली जियाउजी। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और उन रोशनियों को शहर के नक्शे से मिलाया। आखिरकार लोकेशन एक पुराने वीरान थिएटर पर जाकर रुकी। मैं बिना समय गंवाए अपनी साइकिल पर वहां के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुरानी यूरोपीय शैली की इमारत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने फिर से ऊन की गेंद पकड़ी। रोशनी अब थिएटर के अंदर मंच की ओर स्थिर थी। मैंने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से धीमी पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। मैं इस धुन को पहचानता था। ये डेब्यूसी की मूनलाइट थी। इतनी रात को एक वीरान थिएटर में पियानो कैसे बज सकता है? क्या कोई स्पीकर छोड़ गया होगा? लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को नकार दिया। हर सुर में एक जीवंत एहसास था। ऐसी धुन कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती थी। मैं सांस रोककर धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा और एक खिड़की के पास पहुंचा। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फैल गईं। पियानो के सामने कोई नहीं था। सिर्फ काले सफेद कीज अपने आप बज रही थी। मैं और ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक धुन रुक गई। मैं हमेशा विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था। भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा अगर अंदर कोई है तो उसने बाहर की आहट सुन ली होगी और अभी बाहर आएगा। लेकिन मैं 10 मिनट तक खिड़की के बाहर खड़ा रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मानो अभी जो धुन सुनाई दी थी वो सिर्फ मेरा भ्रम थी। अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे वो 10,000 हर हाल में चाहिए थे। मैं खिड़की से अंदर कूद गया और मंच की ओर बढ़ते हुए आवाज लगाने लगा। जियाउजी, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज खाली
थिएटर में गूंजने लगी। तभी पर्दे के पीछे से एक फारसी बिल्ली बाहर कूद कर आई। मैंने ऊन की गेंद आगे बढ़ाई और धीरे धीरे उसके पास गया। बिल्ली ने परिचित गंध सूंघी। उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा और उसने हल्की सी म्याऊ की आवाज निकाली। मैंने मौका देखकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके पेट के नीचे पहुंचा, किसी सख्त चीज ने मुझे चुभन दी। वो एक तितली के आकार की हेयर क्लिप थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जियाउजी तथा उस हेयर क्लिप को साथ में रख लिया। स्कूल बैग। जैसे ही मैं वापस उसी रास्ते से लौटने वाला था, अचानक मेरी पीठ के पीछे से एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आंखों के कोने से मैंने दर्शक दीर्घा के एक कोने में किसी लड़की की आकृति देखी, जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। मैं तुरंत पलटकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इस शक्ति के दुष्प्रभाव अब और भी गंभीर होते जा रहे थे। पहले ही दर्द जानलेवा था, अब भ्रम भी दिखने लगे थे। मैंने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा और तेज कदमों से थिएटर छोड़ दिया। अब अगला काम था अपने 10,000 युआन लेना। मैं दोबारा ब्लू मून हुआ फू पहुंचा और जियाउजी के साथ वह हेयर क्लिप भी मिसेस सॉन्ग को दे दी। हेयर क्लिप देखते ही उनका चेहरा जम गया। ये तो मेरी बेटी ये शिनवान की चीज है, तुम्हें ये कहाँ मिली? मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। ये बिल्कुल संयोग नहीं हो सकता था। मुझे पूरा यकीन था कि दिन में मैंने जो लड़की देखी थी वो भूत नहीं थी। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, ये शिनवान मरी ही नहीं थी। क्या आपकी बेटी पियानो बजाती थी? आज सुबह जब वो जियाउजी को ढूंढ रही थी, तब मैंने शायद उसे। बस, मिसेस सॉन्ग ने गुस्से से मुझे बीच में रोक दिया। मेरी बेटी 3 साल पहले मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश को श्मशान की भट्टी में जाते देखा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे परिवार के मामलों में दखल मत दो। मैं उनकी भावनाएं समझ सकता था, इसलिए मैंने बहस नहीं की। नौकर से अपने 10,000 युआन लेकर मैं बाहर निकलने लगा। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने मिसेस सॉन्ग को एक पर्ची दी, जिस पर मेरा नाम और फोन नंबर लिखा था। मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप ये शिनवान को ढूंढना चाहती हैं, तो मुझे कॉल कर सकती हैं। जब मैं वापस स्कूल पहुंचा, तब तक देर रात हो चुकी थी। आज ड्यूटी बदलकर नया गार्ड आया था। वो लगभग 40 साल का आदमी था और उसके हाथ में मिलिट्री ग्रेड ओमेगा घड़ी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि उस समय मैं बेहद थका हुआ था, इसलिए दूसरों के रहस्य जानने की ताकत नहीं बची थी। हॉस्टल लौटते ही मैं बिस्तर पर गिरा और तुरंत सो गया। जब दोबारा आंख खुली, तब अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। थोड़ा तैयार होकर मैं खेल मैदान के पीछे बने खुले जिम एरिया में पहुंचा। मेरी शक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जा खाती थी, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी जरूरी थी। मैं अभी बार पकड़ने ही वाला था कि अचानक एक बास्केटबॉल उड़ती हुई आई और मेरे कंधे पर जोर से लगी। मैंने मुड़कर देखा। मेरा दुश्मन चेन झिंगाओ थोड़ी दूर खड़ा था। ए दस्ताने वाले, जल्दी कर, बॉल इधर फेंक। मैं झुककर बॉल उठाई। मेरे अनुमान से बास्केट लगभग 30 मीटर दूर था। मैंने दिमाग में पराबोला का हिसाब लगाया, सही एंगल और हाथ की ताकत तय की। फिर हाथ घुमाकर गेंद फेंकी। बॉल हवा में एक परफेक्ट चाप बनाते हुए सीधे बिना रिम छुए नेट में जा गिरी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। चेन जिंघाओ के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, शायद लड़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ खड़े एक दोस्त ने उसे रोक लिया। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था और मुझसे जोर जोर से बहस करने लगा। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सबकी नजरों के बीच वो गुस्से में वहां से चला गया। अगली सुबह मैं अपने रूममेट की घबराई हुई आवाज से जागा। उठ, जल्दी उठ, चेन जिंघाओ के साथ कुछ हो